नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के एमसीक्यूज। कौन सी बुक से? रमेश सिंह बुक से, ठीक है। और जो एमसीक्यूज की लैंग्वेज होने वाली है वो हिंदी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पहला, मुख्य आर्थिक सलाहकार। दूसरा, व्यय विभाग। तीसरा, वित्त सेवा विभाग। चौथा, आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है, तो आपसे केंद्रीय बजट के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि केंद्रीय बजट आखिर होता क्या है। तो केंद्रीय बजट क्या होता है कि किसी वर्ष में सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का लेखा जोखा। तो यहां पे मैं लिख देती हूं कि किसी वर्ष में सरकार की अनुमानित और खर्च का लेखा जोखा। ठीक है, तो क्या होता है, किसी वर्ष में सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का लेखा जोखा क्या होता है? केंद्रीय बजट होता है, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बताया गया है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद भी याद रखिएगा आप? 112। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है, आर्थिक मामलों का विभाग। तो थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ कि जो केंद्रीय बजट है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के अन्य मंत्रालयों के परामर्श से क्या तैयार किया जाता है। तो देखिए कौन कौन से मंत्रालय, मैं यहाँ पे वो भी लिख देती हूँ कि वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और जितने भी अन्य मंत्रालय होते हैं उनके परामर्श से। जो वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर दिशा निर्देश जारी करता है, इस पर जो मंत्रालय है वो अपनी मांगों को प्रस्तुत करते हैं। और वित्त मंत्रालय में जो आर्थिक मामलों के विभाग के बजट निर्माण के लिए क्या होता है? जिम्मेदार नोडल निकाय होता है। तो सीधी भाषा में आप ये समझ लीजिए किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आर्थिक मामलों के विभाग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, बजट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो क्वेश्चन का लेवल है ये मैं मीडियम लेवल का रखती हूं और ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन नंबर 1, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द विद गेट से हुई है, जिसका अर्थ चमड़े की थैली होता है। कथन 2, बजट शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में है। आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं पहले कथन पर। ठीक है, पहले कथन पर आते हैं कि जो बजट शब्द की उत्पत्ति है वो कब हुई थी? 18वीं शताब्दी के मध्य। कब हुई थी? 18वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, ब्रिटिश संसदीय परंपराओं से क्या मिलती है, और इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो फ्रांसीसी शब्द विद गेट से हुई थी, जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? चमड़े की थैली ही होता है, जिसमें क्या संसद में प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय विवरण रखकर लाया जाता है। ठीक है, तो जो ये जो चमड़े की थैली होती है ना, इसमें क्या लाया जाता है? संसद में जो प्रस्तुत करने के लिए क्या लाया जाता है? वित्तीय विवरण। उसको रखकर क्या लाया जाता है। ठीक है, संसद में प्रस्तुत करने के लिए। तो पहला कथन क्या है आपका? बिल्कुल सही है। अब देखिए इस कथन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कथन नंबर 2 बोल रहा है बजट शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में।
किसकी बात कर रहा है? भारतीय संविधान की। और कौन से शब्द की बात कर रहा है? बजट शब्द की। तो मैं यहां पर आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूं कि जो बजट शब्द है उसका उल्लेख, शब्द की बात की जा रही है, ठीक है, शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में नहीं है, ठीक है। ये कथन है बिल्कुल गलत। अब क्यों गलत है? क्योंकि देखिए बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। बजट की जगह जो उल्लेख है शब्द का वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। किस शब्द का उल्लेख है? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। जो शब्दावली है के रूप में संविधान के अनुच्छेद 112 में क्या है? उल्लेख है। ओके, इसलिए क्या जो कथन 2 है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बजट शब्द का उपयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में, ठीक है। अनुच्छेद तो लिखा ही हुआ है 112 में। ओके, तो कथन 2 क्या है आपका? बिल्कुल गलत है। कथन 1 सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 1, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किन आंकड़ों का सेट होता है? पहला, पिछले वर्ष का वास्तविक डेटा। दूसरा, वर्तमान वर्ष का अनंतिम डाटा 19-20। तीसरा, अगले वर्ष के लिए बजटीय अनुमान 2020-2021। आपको बताना है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। अगर आपने इकोनॉमी को समझा है तभी आप इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर आखिर है क्या। तो ध्यान से देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किन आंकड़ों का सेट होता है। पहला देखिए कि पिछले वर्ष का क्या? वास्तविक डेटा। तो देखिए यहां पर जो पिछले वर्ष का अर्थ है वो बजट प्रस्तुत किए जा रहे हैं वर्ष से 1 वर्ष पहले के वर्ष का है, ठीक है। मतलब जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है उस वर्ष से 1 वर्ष पहले का वर्ष है। मतलब अगर मान लीजिए कि जो प्रस्तुत बजट वर्ष है, प्रस्तुत बजट वर्ष, ठीक है, प्रस्तुत बजट वर्ष है वो क्या है? 2020-2021, ठीक है। तो इसमें जो बजट वर्ष है 2018-19 के अंतिम या जो वास्तविक आंकड़े हैं, अंतिम या फिर वास्तविक आंकड़े हैं वो क्या होंगे? शामिल होंगे, ठीक है। तो पहला कथन तो ये जो पहला ऑप्शन है वो तो क्या है? बिल्कुल सही है, मतलब पहला कथन तो बिल्कुल सही है। अब जो नेक्स्ट है इसमें क्या क्या कौन कौन से और आंकड़े शामिल होते हैं? वर्तमान वर्ष का अनंतम डेटा, मतलब 2019-2020 का, डेफिनेटली ये भी क्या होगा? ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगले वर्ष के लिए बजटीय अनुमान 2020 और 2021, तो क्या ये भी क्या ऐड होता है? मतलब इन आंकड़ों का भी क्या होता है? सेट होता है। यहां पर जो ये क्वेश्चन है, यहां पर अगले वर्ष का अर्थ बजट प्रस्तुत करने के वर्ष से आगे का वर्ष है, ठीक है। मतलब जो नेक्स्ट वर्ष है ना, मतलब आगे का जो वर्ष है वो, मतलब इसका अर्थ ही हुआ 2020-2021, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? हमारा पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में बजट की क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान हैं? पहला प्रावधान है कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। दूसरा, संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती। तीसरा, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद में चर्चा मतदान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2 और 3। तो देखिए क्वेश्चन में किसके बारे में पूछ रहा है? भारत की संविधान में बजट के क्रियान्वयन के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देते हैं।
तो देखिए, जो भारत के संविधान में बजट के अधिनियमन के संबंध में जो प्रावधान है, पहला कथन देखिए कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। तो ये भी क्या है, कथन बिल्कुल सही है कि जो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां हैं, जितनी भी अनुमानित प्राप्तियां हैं या व्यय है, उसका विवरण संसद के दोनों सदनों में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। तो ये भी क्या है, बताया गया है, मतलब ये भी क्या प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकती। तो ये भी क्या प्रावधान है कि जो संसद है वो किसी कर को कम तो कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती। तो ये प्रावधान भी है, ठीक है, बजट के क्रियान्वयन में। अब नेक्स्ट देखिए कि भारत की संचित निधि पर भारित, क्या बोल रहा है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद में चर्चा मतदान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस पर संसद द्वारा क्या की जाती है, चर्चा की जा सकती है। संसद द्वारा इस पर चर्चा की जा सकती है, इसलिए कथन तीसरा क्या है, बिल्कुल गलत है। 1 और 2 कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रभावी राजस्व घाटा किसे व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए, राजस्व प्राप्ति पर राजस्व व्यय की अधिकता। यहां पर देखिए, राजस्व प्राप्ति पर राजस्व व्यय की अधिकता। ऑप्शन नंबर बी, राजस्व घाटा तथा पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण हेतु अनुदान के बीच का अंतर। सी, इसे राजस्व घाटा कम ब्याज भुगतान के रूप में मापा जाता है। या डी, यह उस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का कुल घाटा है। तो ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने प्रभावी राजस्व घाटा के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे पाओगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो क्या होता है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि प्रभावी राजस्व घाटा तथा पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए, यहां पे लिख देती हूं, मैं एक काम करती हूँ, ठीक है, कि राजस्व घाटा तथा पूंजीगत संपत्ति, ठीक है, राजस्व घाटा तथा पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। ठीक है, किसका अंतर है, बीच का अंतर है। मतलब यहां पे आप ऑप्शन में देखिए कि ये कहां पे है, तो ये देखिए आप बी नंबर आप ऑप्शन देखेंगे कि राजस्व घाटा तथा पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण हेतु अनुदान के बीच के अंतर को क्या ये व्यक्त करता है, प्रभावी राजस्व घाटा। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए अभी राजस्व घाटा क्या है, तो राजस्व घाटा अगर जो राजस्व घाटा है या जो पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जो इस्तेमाल अनुदान है वही क्या होता है, राजस्व घाटा होता है। ठीक है, जो पूंजी परिसंपत्तियां हैं उनके निर्माण के लिए जो इस्तेमाल अनुदान होता है उसे क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये मैंने इसलिए क्वेश्चन पहले ही बता देती हूँ, ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से इकोनॉमी पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे पाओगे, थोड़ा दिमाग लगा के करंट अफेयर्स पे अगर आप ध्यान देते हैं तो। ठीक है, तो देखते हैं कि सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस पर खर्च होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सब्सिडी के बारे में पूछ रहा है कि सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस पर खर्च होता है। पहला उर्वरक, बी भोजन, सी पेट्रोलियम, डी ब्याज भुगतान। ओके, तो देखिए यहां पर सब्सिडी को लेकर पूछ रहा है, तो सब्सिडी का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो
भोजन पर खर्च होता है। ठीक है, भोजन पर खर्च होता है। फिर आपके आते हैं फर्टिलाइजर्स, फिर आपके आता है पेट्रोलियम। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा हिस्सा किस पर खर्च होता है? भोजन पर खर्च होता है। इसलिए जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, तो यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।